नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका फार्मावाला में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएनएस। ठीक है, सीएनएस की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये देख, तुम मार कर तो लिखो। ठीक है, नर्वस सिस्टम हमारा दो प्रकार का रहता है। इस सेंटर को मिटा रहा हूँ अभी। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में बढ़ाएंगे। नर्वस सिस्टम हमारा दो प्रकार का रहता है, एक रहता है एएनएस और एक रहता है सीएनएस। ठीक है, एएनएस के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। एएनएस अपना अगला चैप्टर है एएनएस। एएनएस की जो फुल फॉर्म रहती है वो बता देता हूँ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको ये नेक्स्ट चैप्टर है अपना, ये 6th यूनिट है। ठीक है, ऑटोनोमिक सिस्टम दो प्रकार का होता है, पैरासिम्पैथेटिक और एक होता है अपना सिंपैथेटिक। इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एक पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, सिंपैथेटिक क्या होता है। ठीक है, और सीएनएस के अंदर हम पढ़ेंगे जनरली ब्रेन के बारे में, और एक होता है अपना स्पाइनल कॉर्ड। इन दो के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीएनएस। ठीक है, तो सीएनएस वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे। अगला चैप्टर अपना रहेगा एएनएस, तो इसको अगले चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का चैप्टर अपना सीएनएस। तो सीएनएस के अंदर सबसे पहला टॉपिक है जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, अब इसको मैं डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ 2-3 मिनट के लिए। एनेस्थीसिया भाई दो प्रकार का होता है। एनेस्थीसिया दो प्रकार का रहता है। एनेस्थीसिया अपने पास दो प्रकार का रहता है, एक रहता है भाई जनरल और एक रहता है लोकल। ठीक है, अब जनरल एनेस्थीसिया किसे कहेंगे, लोकल किसे कहेंगे। यदि आपको कोई मेजर सर्जरी करनी है, कोई मेजर सर्जरी करनी है, तो हम कौन सा एनेस्थीसिया देंगे, जनरल। ठीक है, मेजर सर्जरी का मतलब कोई हार्ट की सर्जरी करनी है, कोई लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन करना है, तो हम कौन सी देंगे, जनरल। लोकल एनेस्थीसिया कब देंगे, लोकल का मतलब पता है, लोकल रूट। ठीक है, लोकल रूट, जैसे कोई दांत निकालना है, टीथ की सर्जरी करनी है। ठीक है, टीथ तो रहने दो, डेंटल सर्जरी लिख लो यहाँ पर, डेंटल। ठीक है, डेंटल पेन में क्या देंगे हम, लोकल एनेस्थीसिया देंगे। अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, देखो भाई डेंटल सर्जरी भी दोनों पार्ट में आती है, लोकल में भी आती है और जनरल में भी आती है। डिपेंड करता है डेंटल क्या है। ठीक है, डेंटल का मतलब यदि आपको दांत ही निकलवाना है तो कौन सा देंगे हम, लोकल एनेस्थीसिया। और यदि कोई ऑपरेशन कराना है डेंटल का, दांत निकाल को चढ़ाना है दांत, या आर्टरी को बेल्स भी वो करनी है, आरटीसीटी होती है, वो करवाने, तो हम कौन सा देंगे, जनरल एनेस्थीसिया। तो डेंटल के केस में दोनों एनेस्थीसिया दिए जाएंगे, लोकल भी और जनरल भी। ठीक है, अब डेफिनेशन है जनरल एनेस्थीसिया की, लोकल आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में केवल है जनरल एनेस्थीसिया। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जनरल एनेस्थीसिया की डेफिनेशन। सबसे पहले अब अपना चैप्टर स्टार्ट होता है जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया may be defined as reversible loss of pain, all sensation, ठीक है, एंड सम सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब एचसीएल का सिक्रीशन होगा, ये सब सिक्रीशन भी रुक जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, विथ रिवर्सिबल लॉस ऑफ, ये जनरल एनेस्थीसिया की सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, इसको याद कर लेना बस, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। ठीक है, अब अगली हेडिंग है स्टेजेस ऑफ
जनरल एनेस्थीसिया, स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। आपको जनरल एनेस्थीसिया की डेफिनेशन के अंदर केवल ये वर्ड रखना है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब जब तक आपकी सर्जरी चलेगी, जब तक अपना वो लॉस ऑफ सेंसेशन और जितने पेन रहेंगे उसके बाद पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब ये नहीं कि इरिवर्सिबल। देखो दो वर्ड रहते हैं अपने पास, एक रहता है इरिवर्सिबल और एक होता है रिवर्सिबल। क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर हमारा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी रहता है, ये भी लिख लो पॉइंट में, इधर मैं लिख देता हूं, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन कॉमन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये भी रिवर्सिबल ही होता है। कॉन्शियसनेस का मतलब बेहोश होना, ठीक है। जब तक ऑपरेशन चलेगा तब तक आप बेहोश रहोगे, उसके बाद होश में आ जाओगे, ठीक है। तो ये है। अब पहला स्टेज होता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का मतलब होता है मेरे भाई पेन का रिड्यूस होना, पेन का रिड्यूस होना। दूसरा स्टेज होता है स्टेजेस ऑफ डिलीरियम। डिलीरियम में क्या होता है, इस स्टेज में धीरे धीरे आपका कॉन्शियसनेस लॉस होने लग जाता है, ठीक है। और जैसे डोज बढ़ती है, तीसरा स्टेज होता है स्टेजेस ऑफ सर्जिकल, सर्जिकल। और चौथा स्टेज होता है अपना स्टेजेस ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस, स्टेजेस ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। ये अपने 4 स्टेज में जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, यदि आपने पहली डोज दी है जनरल एनेस्थीसिया के तो हमारा क्या रिड्यूस होगा, पेन, ठीक है। जैसे जैसे हमारी जनरल एनेस्थीसिया की डोज बढ़ती जाएगी, हमारी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस स्टार्ट हो जाएगा, बेहोश होना स्टार्ट हो जाएंगे हम, ठीक है। और यदि उसके बाद भी यदि हमारा ऑपरेशन क्या है 8 घंटे चलेगा, तो हमने 4 घंटे का एनेस्थीसिया दिया था, 4 घंटे बाद 4 घंटे और देना है, तो कुछ में आएगा स्टेजेस ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया में, ठीक है। चौथा, यदि हमने एनेस्थीसिया की डोज बढ़ा दी तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, पैरालिसिस। क्योंकि एनेस्थीसिया क्या करता है, सारी मसल को रिलैक्स कर देता है, और जब सारी मसल रिलैक्स हो गई तो क्या पैरालिसिस होने के भी ज्यादा चांस है। एक क्वेश्चन और आ जाता है, कंपटीशन में आता है क्वेश्चन, कि ऐसा कौन सा स्टेज है एनेस्थीसिया के जिसमें 3 प्लेन होते हैं, बस आपको याद रखने हैं। स्टेजेस ऑफ सर्जरी में प्लेन फर्स्ट, प्लेन सेकंड और प्लेन थर्ड, ठीक है। तो हमारा कौन सा स्टेज है जिसमें 3 प्लेन रहते हैं, स्टेजेस ऑफ सर्जिकल में, ठीक है। ये अपना था। अब अगली हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। कौन कौन सी ड्रग है जो हम जनरल एनेस्थीसिया में देंगे। अगली हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया ड्रग। तो 2 रूट से इसमें ड्रग दी जाएगी। एक रूट होगा अपना इनहेलेशन, एक रूट कौन सा होगा भाई, इनहेलेशन। और दूसरा रूट होगा भाई इंट्रावेनस। दूसरा कौन सा आएगा, इंट्रावेनस भी कह सकते हो, या दूसरा नाम भी मैं लिख देता हूं पेरेंट्रल। किसी किसी किताब में स्टैंडर्ड बुक में पढ़ोगे वहां लिखा रहेगा पेरेंट्रल, ठीक है। अब इनहेलेशन में भी 2 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी आएगी गैसियस, फर्स्ट कैटेगरी क्या आएगी, गैसियस। दूसरी कैटेगरी आएगी वोलेटाइल लिक्विड। भाई जितने भी हमारे वोलेटाइल लिक्विड है उसको भी किस रूट से देंगे हम, इनहेलेशन, ठीक है। अब गैसेस के अंदर कौन सी ड्रग आएगी, एक ही ड्रग आएगी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला जो रहता है वो रहता है मेरे भाई N2O। और इसी को मेरे भाई लाफिंग गैस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लाफिंग गैस। ये तो होगा। अब एक क्वेश्चन और आता है नाइट्रस ऑक्साइड पे। नाइट्रस ऑक्साइड कभी भी अकेली नहीं दी जाएगी, ये इस कॉम्बिनेशन में दी जाएगी 70% N2O प्लस 30% O2। ये हमेशा ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन में दी जाएगी। ऐसा क्यों, और किसमें दी जाएगी, ये जनरली दी जाएगी डेंटल सर्जरी में। मैंने बोला था डेंटल सर्जरी में
जनरल एनेस्थीसिया भी दिया जा सकता है और लोकल भी दिया जा सकता है, डिपेंड करता है सर्जरी को कहाँ कर रहे हो आप, दांत को हटा रहे हो, दांत लगा रहे हो, आरटीसीटी कर रहे हो, ठीक है, वेन्स और आर्टरी का वो कर रहे हो, तो डेंटल सर्जरी में दी जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि N2O को हम कॉम्बिनेशन में क्यों देते हैं ऑक्सीजन की में, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड क्या कोज करता है, हाइपोक्सिया कोज करता है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या कोज करता है भाई, हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया एक ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में लेवल ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो उस लेवल ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए हम क्या देते हैं, कॉम्बिनेशन में 30% O2, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें क्या है, वोलेटाइल लिक्विड में ड्रग, सबसे पहली ड्रग है हेलोइथेन, हेलोइथेन। दूसरी ड्रग है भाई एनफ्लूरेन, हेलोइथेन, एनफ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, ठीक है। ये अपनी वोलेटाइल लिक्विड में आती है, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं, हेलोइथेन का सबसे मेजर एडवर्स इफेक्ट है कि ये हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है। ये क्या करती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी। अब ये हेपेटोटॉक्सिसिटी क्या होती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी एक ऐसी डिजीज है जो लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है, उसे कहते हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। तो अपनी सबसे पहली ड्रग है हेलोइथेन, एनफ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन और डेसफ्लूरेन। एक ड्रग वो लिख लो ईथर, ईथर, ठीक है। ईथर भी वोलेटाइल लिक्विड में आती है। तो एक याद रखना, हेलोइथेन ईथर को याद रखना है, और जिस ड्रग के पीछे यूरेन लगाओ, क्या लगाओ, यूरेन या फ्लूरेन, वो कौन सी ड्रग है, वोलेटाइल लिक्विड की ड्रग है और किस कैटेगरी में है, इनहेलेशन में है, ठीक है। अब आते हैं पेरेंटल। पेरेंटल के अंदर सबसे पहली ड्रग आएगी इंड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी आएगी, इंड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इंड्यूसिंग एजेंट। इंड्यूसिंग एजेंट के अंदर सबसे पहली जो ड्रग आएगी वो आएगी मीथोहेक्जिटोन, मीथोहेक्जिटोन, ठीक है भाई। उसके बाद आएगी प्रोपोफोल, प्रोपोफोल, ठीक है। उसके बाद आएगी, दो ही है, एक तो अपनी मीथोहेक्जिटोन है, एक प्रोपोफोल है। अब जो प्रोपोफोल जो ड्रग है वो 1% इमल्सन के रूप में दी जाती है। किस रूप में दी जाती है, 1% इमल्सन। और किस रूट से, पेरेंटल में आईवी रूट से। ये याद रखना है, बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन फार्मासिस्ट में आ रखा है कि प्रोपोफोल किस रूट से दी जाती है और कितने परसेंट इमल्सन के रूप में दी जाती है। 1% इमल्सन आईवी रूट से दी जाती है, ठीक है। अब सेकंड जो कैटेगरी है, सेकंड जो कैटेगरी है वो अपने पास है बेंजोडाइजेपिन। सेकंड जो कैटेगरी है वो इसमें क्या आएगी, बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन के अंदर पहली जो ड्रग है मेरे भाई वो है थायोपेंटोन। कौन सी ड्रग है, थायोपेंटोन, ठीक है। एक ही ड्रग है अपने एनेस्थीसिया में, वैसे डायजापाम भी दी जाती है, लिख लो डायजापाम, ठीक है। तीसरी जो कैटेगरी है इसी में पेरेंटल में, पेरेंटल के अंदर जो तीसरी कैटेगरी है वो है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, कंपटीशन में भी हर जगह पूछा जाता है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के अंदर कौन सी ड्रग आएगी, बहुत जरूरी है, याद रखना। यदि मैं कहूं कि पूरी क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग यही है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के अंदर केवल एक ड्रग है, वो है कीटामिन। वो क्या है, कीटामिन। कौन सी ड्रग है, कीटामिन। और कीटामिन कैसे काम करती है, एनएमडीए को रिसेप्टर ब्लॉकर करती है। किसको, एनएमडीए, इस रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करती है। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया पूछे तो भी कीटामिन, और एनएमडीए रिसेप्टर ब्लॉकर पूछे तो भी कीटामिन ही उत्तर दोगे, ठीक है। और किस रूट से देते हैं,
इसे भी हम IV रूट से देते हैं, ठीक है, इसे भी किस रूट से देते हैं, IV रूट से देते हैं, ठीक है। ये तो थी अपनी क्लासिफिकेशन खत्म। अब आता है स्ट्रक्चर। दो स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में, एक तो थायोपेंटोन वाला है और एक अपना कीटामिन वाला है, दोनों के मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। स्ट्रक्चर आपको वही करने हैं जिनके स्टार लगे हुए हैं सिलेबस में, उसके अलावा कुछ कोई स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं थायोपेंटोन का। ये स्ट्रक्चर है थायोपेंटोन का, ठीक है। कुछ नहीं, देखो इसका आईपीएसी नेम लिखने का बहुत आसान तरीका है। जो मैं सर्कल लगा रहा हूं, इस रिंग का नाम होता है भाई प्रिमिडीन। इस रिंग का नाम क्या होता है, प्रिमिडीन। अब सबसे पहले बेटा जब भी इसका आईपीएसी नेम लिखोगे, सबसे पहले करोगे नंबरिंग, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से करोगे, इस सल्फर से करोगे, इससे करोगे। ये स्ट्रक्चर किसका है, मैं लिखना भूल गया, ये स्ट्रक्चर है थायोपेंटोन का, ठीक है। तो हमें नंबरिंग कहां से करनी है, हमें नंबरिंग करनी है हीटेरो एटम से। हीटेरो एटम क्या एटम होता है, हीटेरो एटम ऐसा एटम होता है जब भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये चार एटम रिंग के अंदर हो, कार्बन की जगह रिंग के अंदर हो, तो उसे कौन सा एटम बोलेंगे, हीटेरो एटम। इसको कौन सा एटम बोलेंगे भाई, हीटेरो एटम। और जब भी हमारी ड्रग के अंदर हीटेरो एटम प्रेजेंट है तो नंबरिंग वहीं से करनी स्टार्ट। तो आप इस हीटेरो एटम से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, एक ही बात है। मैं इससे कर रहा हूं तो इसको पहला नंबर दे दिया। उसके बाद नंबरिंग इसको मत देना, क्योंकि हमारी ड्रग के अंदर क्या नाम है, थायो, और थायो का मतलब होता है सल्फर। तो नंबरिंग दूसरा उसको जाएगा, इसको नहीं जाएगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर किसको जाएगा, इसको। तीसरा नंबर जाएगा इसको, चौथा नंबर जाएगा इसको, और पांचवा इसको, और छठा इसको, ठीक है। अब NH और ये 6 नंबर रिंग का नाम होगा प्रिमिडीन। अब इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं कौन से ग्रुप है, कीटो ग्रुप है। कीटो ग्रुप को क्या लिखते हैं आईपीएसी नेम में, ओन। किस किस पे है, 4th पोजीशन पर 6 पे, तो प्रिमिडीन 4,6 डाइओन, ठीक है। ये सर्कल जो मैंने लगाया उसका नाम हो गया, ठीक है। अब इसका नाम क्या लिखोगे, ऐसे सर्कल लगा के लिखना बस, और कुछ नहीं करना आपको। इसका नाम होगा थायो। अब तीसरा क्वेश्चन, ये तो अपनी हो गई मेन चेन, और जो बच गया ये वाली जो, ये हो गई साइड चेन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने ये मेन चेन कैसे डिसाइड की और इसको साइड चेन कैसे डिसाइड की। क्वेश्चन ये उठता है, देखो भाई हमारे जो ड्रग का नाम है उसमें क्या वर्ड है, थायो। थायो का मतलब होता है मेरे भाई सल्फर। मैं दोबारा बता रहा हूं इस चीज को। और सल्फर हमारी कौन सी रिंग में, नीचे वाली रिंग में, ऊपर वाली रिंग में, ऊपर वाली रिंग में हटा था ना सल्फर, तो इसको मानना है मेन चेन, और जो बच गया नीचे वो क्या हुआ है, साइड चेन, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं साइड चेन की नंबरिंग। अभी 5 पे लगी हुई साइड चेन, ठीक है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने हो गए, 5 पे क्या हो गया। अब साइड चेन में वायल लगाना है, 4 कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। लेकिन साइड चेन में तो ब्यूटेन क्या लिखोगे, क्या लगाओगे उसके पीछे, वायल, ठीक है। अब इसकी भी नंबरिंग कर लो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। अब आता है 1 डैश पे क्या लग रहा है भाई, 1 डैश पे लग रहा है अपना एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन। ये साइड चेन है तो क्या लिखोगे, 1 डैश मिथाइल, ठीक है। अब बात आती है इसका, इसमें कितने कार्बन है, 2, तो 5 पे क्या लग रहा है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन। लेकिन साइड चेन में तो क्या बोलेंगे, इथाइन। बस नंबरिंग खत्म और अपना आईपीएक नेम भी खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। इतना आसान। देखो सबसे पहले क्या करना है, इस जो मैंने सर्कल लगाया इस रिंग का नाम लिखना है। इस रिंग का नाम क्या है, प्रिमिडीन, ठीक है। प्रिमिडीन होगा। अब इसमें 2 कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप में एक कीटो को क्या लिखते हैं, ओन। 2 है तो क्या लिखोगे, डायोन। नंबरिंग कहां से करोगे, हीटेरो एटम से, 1 2 3 4 5 है, तो प्रिमिडीन 4 6 डायोन, ठीक है।
उसके बाद आना है अपना इस पे साइड चेन पे। साइड चेन पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या बोलोगे? ब्यूटाइल। कितने पे है? 5 पे। ये नंबरिंग भूल भी जाओगे तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन चेन का नाम गलत मत कर देना, कभी pyrimidine की कुछ और ही कर दो, वो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो इसे क्या लग रहा है? इथाइल लग रहा है, इसे क्या लग रहा है? मिथाइल लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा कीटामीन। नेक्स्ट आता है कीटामीन। इससे आसान नेमिंग नहीं हो सकती भाई, क्योंकि बड़ा बड़ा नाम देख के डर जाते हो, ऐसे नहीं करना, सर्कल लगा के नाम लिखना है, बात खत्म। अपने यदि बेसिक बढ़िया है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो कुछ इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर है कीटामीन का। ठीक है, अब सबसे पहले हमें करना है कीटामीन के अंदर कौन सी रिंग होती है। देखो ये स्ट्रक्चर है कीटामीन का। ठीक है, अब कीटामीन जो है स्ट्रक्चर, उसके अंदर कौन सा मेन ग्रुप है? एक मिनट रुकना यार, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा स्ट्रक्चर। इधर CH2 आएगा भाई, इधर NH2 आएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है मेन। ठीक है, तो देखो भाई, अब अमीन किस ग्रुप के लगा हुआ है? इस चेन के भी नहीं लगा हुआ, इस चेन के भी नहीं लगा हुआ, अमीन लगा हुआ है इसके। तो अपनी मेन चेन कौन सी हो गई? ये दोनों कौन सी हो गई भाई? साइड चेन। ठीक है, अब इसका नाम तो पता ही है, मेन चेन में आईपीएसी में क्या लिखोगे? मीथेनमाइन। इसका नाम क्या हो गया? मीथेन अमीन। खत्म भाई, ये साइड चेन है। इसका नाम क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन। लेकिन साइड चेन है तो क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल। ये मेन चेन होती तो लिखते बेंजीन, साइड चेन है तो क्या लिखोगे? फिनाइल। खत्म। ठीक है, ये अपना था। और एक चीज और रह गई यार कीटामीन के बारे में। कीटामीन ग्लूटामेट रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ग्लूटामेट को भी करता है एंड NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ये चीज थोड़ा जरूरी था। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। एक तो जनरल एनेस्थीसिया की डेफिनेशन पढ़नी है, उसके बाद ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़नी है, उसके बाद हमें दो स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, कीटामीन के और इसके थायोपेंटोन के। ठीक है, स्ट्रक्चर उन्हीं ड्रग के पढ़ने हैं जिनके आपके स्टार लगे हुए। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहेगा वो CNS का ही रहेगा। कोशिश करेंगे एंटी साइकोटिक स्टार्ट करेंगे, एंटी साइकोटिक पहले लेंगे कोई भी चैप्टर हो। ठीक है, क्योंकि एंटी साइकोटिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे और CNS, ANS और एंटीबायोटिक ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 50% से ज्यादा आपके सिलेबस है। यदि आपका पेपर 80 नंबर का आएगा तो 40 से ज्यादा नंबर इसी सिलेबस से आएगा, ANS से, CNS से और एंटीबायोटिक से। ठीक है, अब हमें क्या करना है मेरे भाई? केवल यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करनी। मैं जो छोटी छोटी चीजें लिखवा रहा हूँ, जैसे प्रोपोफॉल के बारे में बताया, कीटामीन के बारे में बताया, ये पॉइंट भी नोट करने हैं और ये पॉइंट नोट करके उनको याद रखना है। ठीक है, और इससे आसान तरीका ऐसे करना है, तो बड़े बड़े नाम आईपीएसी नेम नहीं लिखने, ऐसे सर्कल लगा के नाम लिखने, आसान हो जाएगा सब कुछ। वो रटते रहोगे उस चीज में कोई फायदा नहीं, पढ़ते रहो इसी प्रकार।